बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। चलो अब हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पे देखने वाले। यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ सर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएंगे, चर्चा करेंगे, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है अपने को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टेट द सर्कमस्टांसेस under which the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or under the similar terms the property therein passes to the buyer से related। ठीक है, चलिए सर देखो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिसेस प्रीति owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week Mr. Joshi pledged the motor car to Mr. Ganesh. Mrs. Preeti now claims back the motor car from Ganesh. Will she succeed? Referring to the provision of sale of goods act, examine what recourse is available to Mrs. Preeti करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना। अब अपन ने दिया जोशी को और जोशी भाई साहब ने क्या कर दिया? प्लेज कर दी है इसको, गिरवी रख दी है इसको, मतलब बहुत ही हो गया यहाँ पे, गिरवी रख दी है बोले हाँ गणेश के पास। ठीक है सर, चलिए यहाँ पे आंसर को लिखना चालू करेंगे। क्या आप सब लोग हैं तैयार? बोलो मेरे को जल्दी जल्दी, क्या सब लोग हैं तैयार? हाँ, चालू करूं मैं? क्या आंसर को लिखना चालू करे? यस सर, आ जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो लिखो। आ जाओ, आंसर नंबर 1 सबसे पहले आता है यहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 24 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, चलो पहला, सजल तुम तो वैसे ही क्लास में लेट आए हो, तुम तो वैसे ही बेटा ब्रेक लेने के बाद आए हो, तो तुम तो ब्रेक मांगो ही मत। एक बार का बाकी कोई मांग रहा है जो शुरुआत से बैठा है तो समझ में आता है, जो आया ही क्लास में लेट है मतलब वो अभी अब ब्रेक मांगे तो मतलब बहुत ही हो गया है, तो है ना कुछ भी। चलो सजल क्लास में तुम आते ही ब्रेक मांगने के लिए हो ना? नहीं सही में बताओ मेरे को, तुम ब्रेक मांगने के लिए ही आते हैं? शुभ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं याद आया तो नहीं लिखने का सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलो सर प्रोविजन आइए। नहीं सर मैं तुरंत आ गया था, आगे भी तो लिखो, जैसे ही 4:20 हुए मैं तुरंत आ गया था सर, ऐसा लिखो पूरा। चलो प्रोविजन लिखना चालू करेंगे। आ जाओ, चालू करें। आओ आओ आओ, ध्यान दो, लिखो यहाँ पे, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर, आर delivered to buyer, where goods are delivered to buyer on approval or on sale or return basis
कॉमा प्रॉपर्टी passes to buyer, property passes to buyer dash पहला when buyer signifies approval, when buyer signifies approval or acceptance to seller or acceptance to seller, ठीक है। सेकंड when he retains goods, when he retains goods without giving notice of rejection, comma time fixed for return also elapsed मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और तीसरा he does something to goods जैसे यहाँ पे प्लेज किया था which is equivalent of accepting the goods, which is equivalent of accepting goods, ठीक है। अब आप लिखेंगे कंक्लूजन, सभी लोग बताएंगे क्या हम लोग इसे सेल मान लेंगे, बोलो जल्दी से मुझे, सारे लोग कंक्लूजन लिखेंगे, है ना। यस, अपन ने जोशी को दिया था सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, अब जोशी ने इसको अगर सुनो ना, जोशी ने अगर इसको प्लेज कर दिया तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, सर क्या ये वैलिड है क्या? हाँ सर ये बिल्कुल वैलिड है, बोलो ना जल्दी से, मतलब सेल मान लिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा सर बताइए मुझे, क्या रिकोर्स अवेलेबल होगा? प्रीति यहाँ पे पैसे मांग सकती है, प्रीति बोलेंगी कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए, है ना। यस देखो यहाँ पे ये है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो फटाफट लिखेंगे जल्दी से, कंक्लूजन लिख पाएंगे कि मैं सपोर्ट करूं? आप बोलो जल्दी से, आप लिख पाएंगे, हो पाएगा आपसे? मुझे तो ये सेम क्वेश्चन लागे रे, सेम क्वेश्चन, बोलो ना। क्या अपन ने पिछले यूनिट में ही सेम सवाल किया क्या? सेम बट डिफरेंट, हाँ सर सेम। ये लास्ट पॉइंट, ये लो लास्ट पॉइंट लो। गजब स्लो लिखते हो आप, आपको सोचना भी नहीं है बेटा, फिर भी लिखना आपका स्लो है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। सोच के लिखने बोलो तो आप तो हो गया खेल, 6 घंटे में दूंगे पेपर बना के फिर। लिख लेंगे, कर लेंगे, इसी में तो चले जाता है समय, हो जाएगा, देख लेंगे, क्या तो हो रहा है ना। ये रहा आपका सवाल, बनाएंगे पट से कंक्लूजन। हो गया, बोलो जल्दी से। सर प्रीति जोशी से रिकवर करेंगी भी, गणेश से नहीं ना। गणेश से कैसे करेंगे बेटा? प्रीति जोशी को पकड़ेंगी, चल पैसे ला करके, समझ रहे आप, है ना, उससे नहीं करेंगे, गुड टाइटल चलेगा उसको, ऐसा। आओ
आगे बढ़ेंगे, बोलो ये 60 बेल और 100 बेल वाला आंसर है बेटा, क्या आप लिख पाएंगे? हाँ सर 60 बेल और 100 बेल वाला हमको याद रहेगा करके, ठीक है। चलो आओ चालू करें। व्हाट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर सोगा? स्टेट द असेंशियल रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। ये वही है बेटा, बेल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 बेल और 60 बेल वाला। देखो यहाँ पे क्या, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। तो देखो यहाँ पे अनएसर्टेन गुड्स कैसे हो, सबसे पहली बात सेल होना चाहिए अनएसर्टेन या फ्यूचर गुड्स का, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी के गुड्स हो, डिलीवरेबल स्टेट में हो और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएट सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और बायर विद द असेंट ऑफ सेलर हो, और ये असेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है ना। चलिए सर, सजल कह रहे हैं सर आप मुझे हमेशा डांट दे। सजल तू खास है ना बेटा, समझ बात को, है ना, तू खास है इसलिए मैं तेरे को डांटता हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है रे उसमें, है ना, तू खास है, तेरे में वो बात है बेटा जो बाकियों में नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ, ठीक है। आ जाइए सर, आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो अब मैं बात करूंगा कौन सा, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सर कंटिन्यू, सर कंटिन्यू कंटिन्यू 3 आवर्स की क्लास हो गई सीए इंटर टैक्स। आज मैं आपको 4 घंटे की कंटिन्यूस क्लास देता हूँ, ठीक है ना। आपको सीए फाइनल का झोंका दिखाता हूं मैं आपको, चिंता मत करो आप, ठीक है। आओ, व्हाट आर दी रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है। मतलब सर क्या हो गया यहाँ पे बात कर रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी से रिगार्डिंग, कि किस तरीके से। देखो, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन बायर इंटीमेट कर देता है सेलर को कि सर गुड्स को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, मैं कुछ ऐसा एक्ट करता हूं गुड्स के साथ जो इनकंसिस्टेंट है बेटा, किसके साथ? ओनरशिप ऑफ सेलर के साथ। उसके बाद देखो, मैं रिटेन करता हूं गुड्स आफ्टर रीजनेबल टाइम, है ना, आफ्टर रीजनेबल टाइम के बाद भी मैं गुड्स को रिटेन करता हूं, ठीक है। Ordinarily, seller cannot compel the buyer to return the rejected goods, but seller is entitled to the notice of rejection. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, and buyer does not take delivery within reasonable time, he is liable to the seller for loss occasion due to refusal of delivery से regarding, ठीक है ना। चलिए सर आओ, उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आ जाइए देखो। अब बात करेंगे जे इज अ ओनर ऑफ, ये मेरे हिसाब से फिर से आपको लग रहा है मर्केंटाइल एजेंट का क्वेश्चन आया है करके। वही 50,000 की कार 40,000 में बेचा, क्या जे सक्सीड होगा क्या कार रिकवर करने के लिए? बताइए मेरे को जल्दी से। और वो पी अप्रोप्रिएट भी करता है? नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे वही डालोगे, क्या मर्केंटाइल एजेंट के पास अगर कार का पोजेशन होता है और वो कार को अगर बेचता है, सामने वाला गुड फेथ में खरीदता है, तो ऐसे केस में उसको गुड टाइटल मिलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर गुड टाइटल मिलता है। क्या मिलता है बोलो? उसको गुड टाइटल मिलता है क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल उसको गुड टाइटल मिलता है, ठीक है। चलिए सर आओ, अब मैं आपको ये क्वेश्चन अपन लोग लिख के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगला वाला सवाल सारे के सारे लोग यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। चलो सर यहाँ पे आ जाओ। आपको ब्रेक चाहिए तो मैं आपको 10-15 मिनट का ब्रेक दूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। बोलो जल्दी से, मुझे आपको ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक चाहिए बोलो। आज ये यूनिट मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। सर कितना समय लगेगा? और 45 मिनट्स यहाँ पे लगने वाला है क्लास को, ठीक है ना। तो मैं आपको चाहिए तो मैं ब्रेक दे सकता हूँ, और उसके बाद फिर अपन लोग यहाँ पे मतलब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करो, आप 5:15 तक ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। लगभग अपना क्लास 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक अपना क्लास आज चलने वाला है, ठीक है ना। चलिए आप ब्रेक ले लीजिए, आज यूनिट नंबर 3 को पूरा फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डेड वालों आपके लिए कोई ब्रेक नहीं है, आपके लिए यूनिट 2 अलग था, यूनिट 3 अलग है, ठीक है ना। चलो जाएंगे सारे के सारे लोग, चलिए फटाफट फटाफट चलो आ जाओ सर। क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कौन सा, आओ पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए कौन सा, मिस्टर जी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस। तो इनवॉइस का इशू करके यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर जी ने गुड्स बेचा किसको? एच को। बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे. The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. The goods were inspected by H agent and found to be in order. सब कुछ बढ़िया था. Later on, the dues of goods were settled in cash. Cash भी पे कर दिया. Just after receiving cash, Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown.
to enable him to store another goods purchased by him. After 1 day, since Mr. H did not take the delivery of the goods, Mr. G kept the goods outside the godown in an open space. Due to rain, some goods were damaged. Referring to the provision of Sale of Goods Act, analyze the above situation and decide who will be held responsible in case of above damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and still pending? तो आपका आंसर क्या होता उसके बारे में यहाँ पे बात बोली गई है. चलिए सर, क्या आप लोग ये तैयार आंसर लिखने के लिए? सारे लोग बोलिए जल्दी से आंसर नंबर 6. फटाफट डालेंगे जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट अभी. हाँ, आंसर नंबर 6. चलो 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 एवरीवन, ठीक है, आओ आ जाओ, चालू करें. हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया था बेटा, जैसे मिटाया ना तभी चालू कर दिया था. चलिए सर आएंगे, आ जाओ फटाफट. चलो आंसर, एक्ट एप्लीकेबल. एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर डालो 44, सेक्शन नंबर 44 of Sale of Goods Act 1930. Provision. पहला when seller is ready and willing to sell, when seller is ready and willing to sell and deliver goods and request buyer to take delivery and buyer in reasonable time does not take delivery, then buyer is responsible for for loss occasioned due to non-delivery. हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, चलो अब स्पीड में, चाय भी खत्म हो गई. चलो नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन गुड्स. आरटी का मतलब होता है रीजनेबल टाइम बेटा. द प्रॉपर्टी इन गुड्स, तू आरटी पे अटका हुआ है अभी तक? हाँ, कौन है ये? तने कौन है? दिया, आप आरटी पे अटके हो अभी तक? बोलो बोलो बोलो, आप लोग आरटी पे अटके हो क्या? सारे लोग बोलो कि मैं आगे बढ़ू या रुकू. द प्रॉपर्टी इन गुड्स और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन गुड्स passes to buyer at time when sale is effected. ठीक है? क्या ड्यू टू नॉन डिलीवरी का?
ड्यू टू नॉन डिलीवरी, हाँ यहाँ पे ये बोल रहे क्या, सब सही तो लिखा है क्या गलत है? हाँ चलो, उसके बाद देखो, चले, हाँ अब लिखो, रिस्क प्राइमा फेसिए ट्रांसफर्स विथ प्रॉपर्टी risk prima facie passes with property in case goods remain at seller's risk until property is passed to buyer, प्रॉपर्टी इज पास टू बायर। अब लिखेंगे कंक्लूजन, क्या आप कंक्लूजन लिख पाएंगे क्या आप कंक्लूजन लिख पाएंगे या मैं लिखा दूं? आप जैसा बोलो, मुझे दोनों भी चलेगा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कंक्लूजन कि जो केस दिया गया है उस केस के अंदर बायर ही जिम्मेवार रहने वाला है बेटा, क्योंकि सामने वाले के कहने पर भी वो गुड्स लेके नहीं गया और प्रॉपर्टी पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी। और जो सेकंड वाला जवाब है वो भी वही रहेगा आपका कि यहाँ पे अमाउंट से कोई चीज फर्क नहीं पड़ती है, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी सिंस पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी, तो भी हम लोग कहेंगे कि केवल और केवल बायर ही जिम्मेवार रहने वाला है क्या? यस सर, बायर ही जिम्मेवार यहाँ पे रहने वाला है। समझे क्या आप बात को? बोलो ना मेरे को जल्दी से, है ना? तो मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वो आंसर भी यहाँ पे लिखवा सकता हूँ। बोलो लिखूं क्या? बोलो जल्दी से, लिखाऊं क्या मैं? आ जाओ, चलो लिखना चालू करो, आओ फटाफट फटाफट सारे लोग, चलो। थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी बैंड बच सकती है आपके, आ जाओ मैं लिखवाता हूँ, कंक्लूजन लिखूं। चलो चालू करो, बोलो। पहला, in given case in given case in given case G had already intimated H to delivery take delivery. In such case, loss is to be borne by Mr. H. Borne by Mr. H. Second. चले, second. If dues were still pending, if dues were still pending, then Mr. G will be treated as unpaid seller, and and he has and he has and he has rights he has rights against goods and buyer goods and buyer personally, which are as
फॉलोज। वन मतलब पहला सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस। और दूसरा 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 क्लेम डैमेजेस, क्लेम डैमेजेस मतलब इट डज नॉट अफेक्ट whether Mr. H paid or not, paid or not. Property in goods is passed upon intention of buyer and seller. बायर एंड सेलर हो गया। चलो चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो 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 सर उसके बाद देखो अ नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू बोनाफाइड परचेसर फॉर वैल्यू। डिस्कस द केसेस वेयर अ पर्सन हु कैन ट्रांसफर व्हेन ही इज इन फैक्ट इज अ नॉन ओनर। तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट हो गया, जॉइंट ओनर ये आंसर अपन ने लिखा भी था। फिर सेल बाय ऑब्टेनिंग पोजेशन है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड टू हिम, सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रॉपल, सेल बाय अनपेड सेलर। ये आंसर अपन ने लिखा था पिछले वाले इसमें जो अपना आंसर नंबर मतलब जो अपना इसके अंदर का इसके पहले का चैप्टर था। ठीक है चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आता हुआ, सारे लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है चलिए सर देखो क्या क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है देखो यहाँ पे Messrs. Woodworth and Associates, a firm dealing in wholesale and retail buying, selling woods, various kind of wooden legs customized as per the requirement of the customer. They dealt with the rosewood, mango wood, teak wood, Burma wood, etc. Okay, sir. अब देखो यहाँ पे Mr. Das, a customer, came to the shop and asked for the wooden logs measuring 4 inches broad and 8 feet long as required by carpenter. तो देखो इसने क्या बोला, ये कारपेंटर को चाहिए। Mr. Das specifically mentioned that he required the wood best suited for the purpose of making doors and window frames. The shop owner agreed and arranged wooden pieces. क्या किया यहाँ पे, wooden pieces cut as per the buyer requirement. Carpenter visited Das house next day and found that seller has supplied mango tree wood which would be most unsuitable for the purpose. अब क्या होता है जब मैंगो टी वुड होता है ना बेटा, मैंगो वुड रहा ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है, वो है ना बारिश आई तो फूल जाता बेटा, और मान लो जैसे कि अगर यहाँ पे ये आती है क्या बोलते हैं अपने को गर्मी होती है तो वो सिकुड़ जाता है, आप समझ रहे, तो वो गड़बड़ है उसमें। तो कारपेंटर ने बोला कि तुम वुडन लॉक्स को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब शॉपकीपर ओनर रिफ्यूज टू रिटर्न द वुडन लॉग्स ऑन द प्ली दैट लॉग्स वेर कट इनटू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर दास एंड हेंस वुड नॉट बी रीसोल्ड। मतलब क्या बोला कि हम इसको बेच नहीं सकते हैं दोबारा से। ठीक है ओके सर। अब देखो एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ बायर एज वेल एज सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। और दूसरा whether Mr. Das would be able to get money back and right kind of goods serving his purpose। तो मुझे बताइए सर यहाँ पे अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई होता है क्या? क्या मिस्टर दास का नुकसान होगा या शॉपकीपर का नुकसान होगा? बताइए क्या शॉपकीपर को रिटर्न कर सकता है क्या गुड्स? मिस्टर दास क्या रिटर्न कर सकते हैं और नए गुड्स या अपने पैसे वापस मांग सकते हैं क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। सर देखो एक एक्सेप्शन था, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। अगर सर हम लोग सामने वाले सेलर को हम लोग बताते हैं हमारा पर्पस ऑफ द गुड्स और हम उसके स्किल के ऊपर रिलाय करते हैं, ठीक है ना, उसके स्किल के ऊपर रिलाय करते हैं,
और तो ऐसे केस में अगर मेरे पर्पस को ये चीज फिट नहीं बैठी तो शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, मेरे गुड्स को वापस लेना पड़ेगा क्या, हाँ सर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे स्पेसिफिकली देखो ना, उसने बोला था, स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया था कि मेरे को वुड किसके लिए चाहिए, मेरे को वुड चाहिए बेटा, बताइए ना जल्दी से, डोर्स के लिए वुड चाहिए करके। तो यहाँ पे क्या वो अपने पैसे मांग सकता है क्या, बिंदास मांग सकता है सर। देखो यहाँ पे देखो, ड्यूटी ऑफ बायर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, देखो यहाँ पे, in case the sale of goods, the doctrine of caveat emptor means let the buyer beware. When the seller of goods display their goods in the open market, it is for the buyer to select the proper goods best suited. If the goods are turned out to be defective, he cannot hold seller liable करके, ठीक है ना। लेकिन इसके एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के, जो कहता है क्या, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, है ना। तो यहाँ पे फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज ये पूरे एक्सेप्शन स्टेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आंसर देता ना, मुझे ये सजेस्टेड ठीक नहीं लगा था आईसीआई का, मैं अगर होता वहां पे तो मैं फिटनेस एंड क्वालिटी और यूज को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता, क्योंकि क्वेश्चन वही चीज डिमांड करता है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पूरे के पूरे एक्सेप्शंस लिखो, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। मैंने आपको बताया भी था, एग्जामिनेशन बोर्ड अलग होता है और जो सजेस्टेड आंसर एग्जाम के लाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज है वो अलग है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग है। तो आप अपना आंसर क्या करेंगे, केवल और केवल इस कंडीशन के ऊपर डालेंगे, फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, जब हमने हमारा पर्पस सामने वाले को बताया और सामने वाले के स्किल्स के ऊपर हमने रिलाय किया, और स्किल्स के ऊपर रिलाय करके क्या कहा, बोलो जल्दी से, स्किल्स के ऊपर रिलाय करके हमने क्या किया, बोलो ना, हमने सर अगर गुड्स को खरीदा है तो सामने वाले व्यक्ति को गुड्स को लेना पड़ेगा क्या, हाँ सर लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे दे के भी रखा है, फटाफट पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे यहाँ पे। सर एग्जाम में आया तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे, आप ये सब नहीं लिखेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे आप, बस खत्म। हाँ मैं सोगा के इसमें भी, ये मेरे को बहुत पसंद आता है क्वेश्चन, मजा आता है मेरे को क्वेश्चन में। चलो हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ द रूल, पढ़ा हुआ है अपन ने, आ जाओ। सेम है। फिर ये वाला भी सवाल देखा है, राम कंसल्ट श्याम, टूरिंग पर्पस वाला है बेटा ये यहाँ पे, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर से भी मिलता जुलता है। तो अगर आपने कंडीशन एज टू कॉल, आप समझ रहे क्या बात को, ये सारी चीजें यहाँ पे आता है। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे अगला सवाल, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, where the goods have been destroyed after agreement to sell but before the sale is affected। क्या अपन ने इसको भी पढ़ा है क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या चैप्टर 1 के अंदर इससे रिलेटेड भी अपन ने जानकारी लिए थे क्या, यूनिट 1 के अंदर, जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज इफेक्टेड, तो अपन कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाए जाते हैं क्या, बोलो ना जल्दी से, याद आ रहा है क्या आपको, है ना। ऐसा यहाँ पे बोला गया, देखो सेक्शन 7 के रिगार्डिंग बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है ना। जो ये सिमिलर बताता है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स है और यहाँ पे मतलब सेल हो गया है तो रिस्क पास हो जाता है, सेल नहीं हुआ तो क्या रिस्क पास होता है क्या, नहीं सर रिस्क पास नहीं होता है। अब बात करेंगे सर कौन सा यहाँ पे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए सर ये आंसर को लिखेंगे सारे के सारे लोग फटाफट जल्दी जल्दी, है ना। आ जाओ यहाँ पे, इस आंसर को लिखते हुए चलेंगे अपन, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर को, वैसे ये अगले इसमें आने वाला है अपने को, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वगैरह यहाँ पे पूरे वही सब आने वाले, पर ठीक है चलिए इस आंसर को लिखेंगे आंसर नंबर 12। जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे, फटाफट आएंगे आंसर नंबर 12 के ऊपर, लिखना स्टार्ट करेंगे एकदम फास्ट। आ जाओ, चलो
Act applicable, section number 54 of Sale of Goods Act 1930. चलो आओ। उसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन लिखो। द अनपेड सेलर can exercise right to resell, right to resell the goods in following condition. राइट ऑफ रीसेल के बारे में अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए फॉलोइंग कंडीशन, पहला गुड्स, गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, comma, in such case buyer need not be informed. Second, when he gave buyer intention, when he gave buyer intention to resell goods, if after the receipt of such notice buyer fails within reasonable time, reasonable time to pay slash tender to pay, then in such case seller may sell goods, क्या आपका इतना हो गया है? बोलो जल्दी से, इतना डर है? चलो आगे बढ़ो, बोलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, है ना। सारे लोगों का इतना हो गया अभी तक, आ जाइए। चलो लिखेंगे यहाँ पे, it may be also noted that in case of resale of goods, seller is also entitled to
सेलर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू, पहला, recover the difference, recover the difference between contract price and resale price from original buyer, from original buyer, ठीक है, ओके। सेकंड, retain profit, retain profit, retain profit if resale price is higher, retain profit if resale price is higher than contract price, than contract price। हो गया, बस, चलो डन है क्या? बोलो ना जल्दी से, डन है क्या? सारे लोग बोलेंगे यस, ओके। अब देखो, अब आपको एक बात बता दूं, अगर 4 मार्क का सवाल आता है तो आप बस इतना एक्सप्लेन करेंगे। सर अगर 7 मार्क का सवाल ये पूछा गया तो आपको और चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। सर यहां तक के लिए सफिशिएंट है जब आप यहाँ पे 4 मार्क का सवाल यहाँ पे डालते हो, ठीक है ना। फिर अगर 7 मार्क के लिए आया तो आप डालेंगे इट में ऑल्सो नोटेड दैट सेलर कैन रिकवर डैमेजेस एंड रिटेन प्रॉफिट्स ओनली व्हेन गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग नोटिस। मतलब क्या कि अगर आप नोटिस नहीं देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलर कैन नॉट रिकवर लॉस फ्रॉम द रीसेल, और इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। किसको रिटर्न करना पड़ेगा? बायर को। समझ रहे हैं क्या आप बात को? बायर को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, बराबर है। फिर आप यहाँ पे ये भी बताना डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, और रीसेल के ऊपर अगर प्रॉफिट वॉफिट होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जकड़ के रखना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप लोग इस बात को बढ़िया से सारे के सारे लोग समझ लिए क्या? इजी है क्या? मैं आगे बढ़ू? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं यहाँ पे, बोलो ना, आप बोलते नहीं यहाँ पे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ सर आ जाओ, और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सर, है ना। क्या आप सब लोग हैं तैयार? चलिए सर, ठीक है, आओ। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे किसके ऊपर? यूनिट 4 के क्वेश्चंस के ऊपर अभी अपन लोग यहाँ पे। अगर मान लो आज मेरा जल्दी क्लास हो जाता है तो इसके बाद आप एलएलपी देखोगे, ये आपको आपके अटेम्प्ट की कसम है, आने वाले अटेम्प्ट की, जब भी आपका पहला अटेम्प्ट होगा तब की कसम, ठीक है। चलिए सर, ताकि आपका क्या हो जाएगा, आज यूनिट 4 और एलएलपी साथ में फिनिश हो जाएगा। फिर कल अपन लोग कंपनीज एक्ट से शुरुआत करेंगे, देन फिर उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप के बाद अपन पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और पूरा हो गया क्या? यस, फिर अपना पूरा बैच हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो सर जल्दी जल्दी, अगर आज ये जल्दी हो गया कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो मतलब मुझे ऐसा 4:45 तक जाना है तो मैं उसको 5 तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा, कुछ भी करो आप फिर, है ना। फिर उसके बाद भी समझना बात को, उसके एलएलपी ज्यादा नहीं है, 40 मिनट का एलएलपी है ना, ज्यादा नहीं है, 40 मिनट का ही है, ठीक है। आओ चलो सर बात करेंगे, अब जान दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए सर यूनिट 4 चालू करते हैं। अनपेड सेलर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कसम नहीं दिया तो फिर क्या आप करोगे ही नहीं, तो इसलिए मैंने अभी आपको, अब वो कसम लग गई है बेटा, अब वो कुछ नहीं किए तो फिर आप समझ लो क्या होता है करके, है ना। हाँ तो वो करना ही पड़ता। आ जाओ सर, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। तो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, और राइट ऑफ स्टॉपेज इन, समझना बात को, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अर्थ क्या होता है। मैं आपको ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट जाता है बच्चों को ये चैप्टर, तो मैं आपको समझाऊंगा भी और फिर मैं आपको आंसर लिखाऊंगा भी इस केस में, ठीक है। देखिए बेटा आ जाओ, मैं अगर बात करूं राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है। सर मान लो ये जो गुड्स है बेटा, ये मैंने आपको बेच दिया, लेकिन आपने मुझे इसके पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो ना, मैं इसको अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं, ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, मैंने इस गुड्स को भिजवा दिया बेटा, ट्रक में ये गुड्स निकल पड़े और मेरे को बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने ये गुड्स खरीदे वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो मैं ट्रक वालों को फोन कर सकता हूं, मैं ट्रक वाले को बोल सकता हूं गाड़ी पलटा दे और वापस गुड्स को लेके आ जा। यानी कि यहां पे क्या होता है, गुड्स ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में है और मैंने गुड्स को वापस बुला लिया रास्तों से, तो उसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, उससे स्टॉपेज इन ट्रांजिट यहां पे बोला जाता है। देखिए क्या, the legal provision of right of lien of unpaid seller has been stated from 47 to 49 as may be enumerated। देखिए, when the unpaid seller of goods who is in the possession of them is entitled to retain possession, क्या कर सकता है बोलो, ये retain कर सकता है possession को of them until payment or tender of price in the following cases। कब तक बताइए, देखो, where the goods have been sold on credit or where goods have been sold on credit but the term of credit has expired या buyer became insolvent। तो मतलब क्या, मैंने गुड्स को कोई क्रेडिट पे, मैंने कैश में बेचा, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, मैंने क्रेडिट पे बेचा और क्रेडिट का टर्म खत्म हो गया फिर भी पैसा नहीं आया, या सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मैं आपके साथ क्या कहूंगा, मैं क्या कर सकता हूं बताइए, मैं रिटेन करके रख सकता हूं अपने पोजेशन को। ठीक है, अब देखो, the seller may exercise right of lien notwithstanding that he is in the possession of the goods as agent or bailey of buyer। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे, किस प्रकार से वो बायर अपने पास गुड्स को रख रहा है, मतलब बायर के गुड्स वो अगर बेचा है नहीं बेचा है, मेरे पास गुड्स है, खत्म हो गई बात, मैं उसको रिटेन करके रख सकता हूं। अब देखो सेक्शन नंबर 48 किस बारे में बात करता है, states that where unpaid seller has made part delivery of goods he may exercise right of lien on remainder। मतलब 10 गुड्स मुझे सप्लाई करना था, मैंने 5 दे दिए, 5 बचे हुए, तो मैं 5 के ऊपर भी क्या कर सकता हूं, रिटेन कर सकता हूं। लेकिन अगर ये पार्ट डिलीवरी करते वक्त मैं ऐसा बताना चाहता था जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने कंडीशन ऑफ वेव को लीन कर रहा हूं, मतलब मेरी पार्ट डिलीवरी कुछ इस कदर हुई मानो जैसे वो फुल डिलीवरी का एक पार्ट था, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि सर उस केस के अंदर राइट ऑफ लीन चल पावेगा क्या, नहीं सर राइट ऑफ लीन नहीं चल पावेगा। बोलो जल्दी से, राइट ऑफ लीन चल पावेगा क्या, नहीं सर राइट ऑफ लीन नहीं चल पावेगा। ठीक है ना, बोलो जल्दी से, समझे, यस सर। फिर देखिए सेक्शन 49 क्या कहता है, द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स। एक मिनट रुको, ठीक है ना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, ओके, चलो आ जाएंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चलो 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 आओ। सर क्या बोला जा रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स। मतलब क्या बोला जा रहा है, राइट ऑफ लीन कब वो खो देगा, मतलब अगर मैं अनपेड सेलर हूं, मैं इस गुड्स के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता हूं। क्या बोला, बोलो जल्दी से, मैं इस गुड्स के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता हूं। कब नहीं कर सकता, देखो, जब मैंने डिलीवर कर दिया गुड्स कैरियर या बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर विदाउट रिजर्विंग राइट, या अगर बायर या उसके एजेंट लॉफुल तरीके से पोजीशन को गुड्स में ले लेते हैं, या मैं ही वेवर कर देता हूं इस राइट को। वेवर का मतलब क्या होता है, मैं ही मना कर देता हूं इस राइट को, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप इस बात को समझे क्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना मेरे को जल्दी से, यस सर एकदम बढ़िया तरीके से समझे करके। ठीक है, अब देखो, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग लीन देयर ऑन, है ना, डज नॉट लूज इज लीन बाय द रीजन दैट ओनली हैज ऑब्टेन्ड द डिक्री ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ, समझो आप बात को, इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ से डिक्री मिला, कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑर्डर पास किया, बायर को बोला चल गुड्स का पैसा दे, इसका ये मतलब नहीं होता कि सेलर के पास से आप गुड्स लेके चले जाओ। बराबर, सेलर के पास से जो गुड्स है, क्या आपको खोने वाले हो क्या, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आपको खोने वाले हो क्या, नहीं सर, वो राइट यहाँ पे सेलर नहीं खोता है, इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या। सारे लोग जल्दी से बोलो मेरे को, बात समझ में आ रही है क्या, इजी पीजी, यस है, आ जाओ सर। उसके बाद देखो, राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट डिस्टिंक्शन। द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन द गुड्स वेयर एज राइट ऑफ टू ऑब्टेन डिक्री फॉर द प्राइस। अब राइट ऑफ, इसके एसेंस क्या है बेटा, यहाँ पे राइट है रिटेन का और यहाँ पे रीगेन करना पोसेशन। पहले वाले केस में मेरे पास गुड्स ऑलरेडी होते हैं, मैं उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कब्जा चाहता हूं, उसे रिटेन बोला जाता है। दूसरे वाले केस में गुड्स चले गए, क्या कहा मैंने, बोलो गुड्स चले गए और मैं उसको दोबारा से
प्राप्त करना चाहता हूं उसे रिटेंशन बोला जाता, उसे रीगेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, रीगेन करके। ठीक है, आइए। The seller should be in possession while in transit seller should have parted the goods। फिर possession कैरियर के पास होना चाहिए और बायर के पास possession नहीं जाना चाहिए। राइट ऑफ लीन कैन बी इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल और केवल जब बायर इंसॉल्वेंट होगा ना, केवल और केवल तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है, तब तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब बिगिन होता है, जब राइट ऑफ लीन एंड होता है। मतलब राइट ऑफ लीन एंड होगा मतलब ही क्या, गुड्स कैरियर से निकल गए, कैरियर से निकल गए तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू हो जाता है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। देखो क्या होता है, अभी ये गुड्स मेरे पास है तो मेरे पास राइट टू रिटेन होता है। मान लो ये गुड्स चले गए कैरियर वाले के पास, अब ट्रांसफर करने के लिए तो कैरियर वाले को दूंगा ना, तो जैसे ही राइट ऑफ रिटेन वाला टाइम खत्म होता है तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, राइट टू रीगेन पोजीशन, यानी कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट मेरे पास आना चालू हो जाता है। क्या सारे लोग समझे, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग समझ पा रहे इस बात को जो बोला जा रहा है यहाँ पे, सारे लोग बोलिए मेरे को, है ना। यस सर, ठीक है। तो इसमें पूरा लिखना है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन करना है प्रोविजन ऑफ अनपेड राइट ऑफ लीन, आपको समझाना है और फिर डिस्टिंग्विश करके बताना है इसको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। मतलब आप पहले राइट ऑफ लीन समझाएंगे और उसके बाद डिस्टिंग्विश समझाएंगे। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने देखो केवल राइट ऑफ लीन समझाया, फिर उसके बाद सीधा डिस्टिंक्शन समझाना यहाँ पे चालू कर दिया। बोलो ना, समझ रहे हैं ना, है ना। यस सर, चलिए देखो उसके बाद डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर। What can unpaid seller exercise a right of stoppage in goods in transit? क्या बोला है यहाँ पे, देखिए आपको अनपेड सेलर के टर्म को डिस्क्राइब करना है। फिर बोला जा रहा है व्हेन कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन गुड्स, मतलब कब अनपेड सेलर क्या होता है और कब वो एक्सरसाइज कर सकता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट को। देखिए सर, अनपेड सेलर का मतलब होता है जब पूरा प्राइस एक तो पे नहीं हुआ या टेंडर नहीं किया गया, या बिल ऑफ एक्सचेंज तो रिसीव हुआ है लेकिन उसको डिसऑनर कर दिया, तो सेलर को अनपेड सेलर बोला जाता है। मतलब क्या कि सर सेलर ने गुड्स बेचे किसको, सेलर ने गुड्स बेचे बेटा जी बायर को, और अगर बायर ने 100% पेमेंट नहीं किया है तो मैं कहूंगा सेलर क्या बोला जाता है, अनपेड सेलर बोला जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचा, उसमें से 99,500 रुपीज मिल गए, 500 रुपए अभी भी बैलेंस है, क्या मैं सेलर को अनपेड सेलर बोलूं, क्या मैं सेलर को यूपीएस यानी कि अनपेड सेलर बोलूं या नहीं बोलूं, मुझे कमेंट करेंगे सारे लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बोलूं या नहीं बोलूं। हाँ सर बोलो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है होल ऑफ प्राइस जब पे होता है ना, केवल और केवल तब वो अनपेड सेलर नहीं बोला जाता है, अगर होल ऑफ प्राइस पे नहीं हुआ तो उसे अपन अनपेड सेलर ही बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। अब देखो स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब अनपेड सेलर के पास से गुड्स निकल पड़े हैं, जैसे ये मेरे गुड्स है, ये गुड्स निकल पड़े हैं गाड़ी में, ठीक है ना, देखो गड्डी में निकल पड़े हैं बेटा जी, देखिए When unpaid seller has parted with the goods, parted का मतलब होता है वो निकल पड़े हैं गड्डी में, ओ मैं निकला गड्डी लेके, गड्डी में क्या था, गुड्स था। ठीक है, आइए तो और साथ साथ में एंड मतलब क्या होता है, ये भी होना वो भी होना, तो गुड्स निकल भी गया गड्डी में और बोलो ना बायर इंसॉल्वेंट भी हुआ, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे, और अभी तक मैं अनपेड सेलर हूं ना, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं क्या, हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन बोल सकते एक्सरसाइज राइट आस्किंग कैरियर टू रिटर्न, मैं बोलूंगा कैरियर को, ओ भैया ओ पाची गाड़ी पलटा दे, मैं ऐसा बोलूंगा क्या, हाँ सर। देखो हाउएवर स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन, कब, यहाँ पे सेलर अनपेड होना चाहिए, सेलर के पास से गुड्स चले गए और गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए केवल, और बायर इंसॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे राइट मतलब राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट यहाँ पे आता है, केवल और केवल तब सर हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है क्या, नहीं सर इसके अलावा नहीं हो सकता। क्या आप इस बात को समझे, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को बढ़िया से समझे, क्या इजी पीजी, बोलो 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 इजी पीजी, यस सर बोलो, हाँ सर इजी पीजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं,
बोलिए जल्दी से। अब मैं क्वेश्चन को लिखाने वाला हूं, सारे लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन अपना चालू होने जा रहा है, जहां पे अपन लोग आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट आ जाओ सारे के सारे लोग। चलो रीड करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन को। देखिए, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू ई for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods, huh? On due date, Mr. E refused to pay for it. State the position and rights of D as per the sale of goods act. मतलब क्या हो गया, गुड्स डिलीवर हो गया तो ना मैं राइट ऑफ लीन कर सकता हूं, ना मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं, पर मैं सूट कर सकता हूं, केस कर सकता हूं प्राइस के लिए, मैं केस कर सकता हूं बेटा जी डैमेजेस के लिए। आप समझ रहे बात को, ये सारे चीजों के लिए मैं यहाँ पे केस कर सकता हूँ, इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता हूँ। बस आपको वही यहाँ पे समझाते हुए चलना है। क्या? हाँ सर, आपको वही यहाँ पे समझाते हुए चलना है। ठीक है, चलो रेडी है? बोलो बोलो बोलो, रेडी रेडी रेडी। चलिए सर आ जाइए, लिखना चालू करेंगे अभी सारे लोग। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, चलो। आंसर 3 एक्ट एप्लीकेबल में डालो। सेक्शन 55, 56 एंड 57 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 provision when goods are parted and delivered by seller to buyer and buyer do not makes payment, then seller has following right. Then seller has following right. First, suit for price. Seller can sue buyer for price. दूसरा, suit for damages. In case due to non-payment, if any loss/damage is occasioned to seller, then he can recover from buyer. तीसरा, suit for interest, but only if specific agreement is there. कंक्लूजन लिखेंगे बेटा, अब आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। इन द गिवन केस ऐसा लिखेंगे आप, इन द अबव गिवन केस, ये लो क्वेश्चन देखेंगे। इन द अबव गिवन केस वेयर ई इज रिफ्यूजिंग
टू पे डी, डी हैज द फॉलोइंग अबव मेजर्स, ऐसा आप लिखेंगे वहां पे, ठीक है ना। चलिए सर जल्दी से कंक्लूजन लिखो। ये आंसर था इसका। फुल स्क्रीन कर दो इसको तो आपको और दिख जाएगा। चलो हो गया। चलो आ जाओ। नहीं बेटा रेप्यूडिएशन का यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे रेप्यूडिएशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी गुड्स दे चुका हूँ, तो देखो ये तीन ही मेरे पास आने वाले हैं राइट्स, है ना। चलिए सर फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। आओ 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 सारे लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखो, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 करके, ठीक है। आ जाओ चलिए सर देखो क्या बोला गया है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट किसके बोला जा रहा है, अगेंस्ट गुड्स ना, अगेंस्ट बायर नहीं बोला, अगेंस्ट गुड्स बोला, ठीक है ना। चलिए जैसे देखो राइट ऑफ लीन था और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, ठीक है ना। तो मेरे और तीसरा होता है राइट ऑफ रीसेल। मैं अभी आपको केवल राइट ऑफ रीसेल समझाऊंगा। अब आप पूछोगे कि क्यों ऐसा, क्योंकि ये दो पॉइंट्स अपन ऑलरेडी कवर कर दिए ना, पहले दूसरे क्वेश्चन में अपन ने ये दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया, राइट ऑफ लीन भी पढ़ लिया, राइट ऑफ रिटेन भी पढ़ लिया। तो अभी मैं आपको सीधा सीधा तीसरा पढ़ा देता हूं, और वो कौन सा है, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल क्या कहता है, देखो समझो आप बात को, मैं अनपेड सेलर हूं, आपने मुझे इस माउस का पैसा नहीं दिया, मेरे पास ये माउस बेटा अभी भी रखा हुआ है, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं कि आप आके मुझे पैसा दे दो, पर आप नहीं दे रहे। अब उसी समय क्या होता है, राशि, वो राशि थी जिसने, समझ रहे बात को, कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, तो ये राशि आती है, राशि कहती है मुझे ये माउस दे दो करके। मैं अगर अनपेड सेलर हूं, जिसने आपने ये माउस खरीद भी लिया है मुझसे, तो भी अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं राशि को ये माउस बेच सकता हूं क्या, बोलो 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 जल्दी से। हाँ सर आप राशि को ये माउस बेच सकते हैं, बराबर। तो अनपेड सेलर के पास क्या होता है, बोलो, राइट ऑफ रीसेल होता है। क्या होता है, सारे लोग बोलेंगे राइट ऑफ रीसेल, रीसेल क्या होता है, बोलो जल्दी से, राइट ऑफ रीसेल होता है इनके पास, अनपेड सेलर के पास, कि वो गुड्स को रीसेल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर आओ मैं आपको पढ़ाता हूं, देखो, वेयर अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। वेयर कब कब हो सकता है, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो, जब मैंने नोटिस दे दिया बायर को कि मैं रीसेल कर रहा हूं, जब अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया या स्टॉपेज को एक्सरसाइज किया, तब मैं रीसेल कर सकता हूं। या रीसेल बाय द सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बोल के रखा था मैं रीसेल करूंगा, और वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, तब भी रीसेल कर सकता हूं। मैं बताऊं क्या यार, मेरे को पता नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर दो ना। पता नहीं ऐसे इंट्यूशन हो रहा है मेरे को कि ये आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सिर्फ इतनी चीजें कि कंडीशन बताओ जब राइट ऑफ रीसेल हो सकता है, तो इनमें से आपको कोई भी 4 कंडीशन लिखना पड़ेगा जब भी 4 मार्क के लिए सवाल आए तो, ठीक है। तो पेरिशेबल नेचर का हो, या मैंने नोटिस दिया हो, या जिसने राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कर रखा हो, या एक्सप्रेसली राइट दे के रखा हो, या प्रॉपर्टी अगर पास ही नहीं हुआ बायर तक, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक राइट है बेटा अगेंस्ट गुड्स। और दो राइट कौन से बताओ, राइट ऑफ लीन है और राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट है। क्या आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट है? वैसे तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में अपन ने पढ़ा था, फिर भी आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आ जाइए,
मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जिस दिन आपका पेपर होगा ना अगले दिन, आपको पहले दिन एक है ना इंट्यूशन आएगा पढ़ते वक्त। जब आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा हो और आपने ठान रखा है कि मेरे को पास होना है, तो आप उतनी लेवल की मेहनत भी करते हो। फिर 10-10 घंटे 11-11 घंटे आराम से आपसे पढ़ाई हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जिस दिन एग्जाम के पहले दिन होगा ना, आपको अंदर से लगेगा ये पढ़ते हो यार मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कल ये होने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रस्ट करना उस फीलिंग को। मेरे साथ सीए फाइनल में हुआ था, मेरे को एफआर बहुत टफ जाता था। एफआर मतलब फाइनल का अकाउंट्स होता है, आपके जैसा इजी अकाउंट्स नहीं होता वो फाउंडेशन जैसा, वो एएस बेस्ड थ्योरी बेस्ड अकाउंट्स होता है वो। तो उसमें क्या है मैं बताऊँ क्या, मेरे को बहुत हार्ड जाता, मैंने बहुत मेहनत किया था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था 2 मार्क्स से, फाइनल फेल हो गया था मैं, दोनों ग्रुप मेरे नहीं निकले थे। मेरे पास 2 महीने थे क्लियर करने के लिए फाइनल, क्योंकि उस समय लोकसभा इलेक्शंस थे तो मेरे एग्जाम भी लेट हुए थे, तो रिजल्ट लेट आया। बट नवंबर एग्जाम टाइम पे था, तो लगभग 13 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था। फिर 15 दिन मेरा रोने रोने में चले गया, मेरे को समझ ही नहीं रहा मैं कहाँ से चालू करूँ क्या करूँ करके। फिर सितंबर अक्टूबर 2 महीने थे, मैंने 2 महीने बहुत तबीयत से पढ़ा था, मतलब पागल जैसा पढ़ता था मैं। सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, रात में मैं 10 बजे सो रहा हूँ, दोपहर में पढ़ रहा हूँ, मतलब जब चाहे तब मेरे हाथ में किताब आपको दिखती थी, इतना ज्यादा पढ़ता था। एफआर में बहुत मेहनत करके गया था मैं। एग्जाम के एफआर के एक दिन पहले जब अपन रिवीजन करते हैं कि कल आएगा कल आएगा, तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन को देख रहा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, 4 पेज का उसका आंसर बनता है एफआर का, ठीक है। सीजीयू एक कंसेप्ट आता है उसमें। पता नहीं आरटीपी देखते देखते मेरे को फील आया कि यार ये क्वेश्चन अभी तक तो मैं सॉल्व करते आता था, बट एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ, लगेंगे 20 मिनट मेरे को, पर एक बार पढ़ लेता हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल ये पूछेंगे करके। और अगले दिन जब मैं पेपर में गया, पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन वही वाला था, बना के एज इट इज छाप दिया मैंने वो आंसर। 15 मिनट के अंदर 8 मार्क मैंने अंदर खींच लिया था, क्योंकि पहले दिन पढ़ के गया था, अगले दिन सेम पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, फिगर्स भी चेंज नहीं किए, ये भी बताता मैं आपको, एज इट इज उठा के डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, कुछ भी नहीं किया वहां पे। तो आप जब आप पढ़ोगे ना वैसा, तो आपको क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले हर एक पेपर में आपको इंट्यूशन आएगा, आपको लगेगा कि यार ये जो पेपर है ना इसमें ऐसा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि वो शाहरुख खान का भली डायलॉग है ना, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, वो बहुत ट्रू है वो सेंटेंस। आप मेहनत करो, बस आप ठान लो कि मेरे को पास होना है, आप देखना आपके आजू बाजू का एनवायरमेंट आपको सपोर्ट करना चालू हो जाएगा। आपके साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि आप क्या सोचते हो, ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो अगला तो है ही ना, बाद में क्लियर हो जाऊंगा। आप ऐसा बना लेते हो, सीए में तो कॉमन है अटेम्प्ट लगना करके, जब आप अपने बॉडी को ये इंडिकेशन देते हो ना, उसी समय समझ लो पहली जंग आप हार लिए करके, मतलब उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। आप समझ रहे क्या। तो मैं वही कह रहा हूँ आपके साथ कि बस आप केवल और केवल फोकस करो अपने पढ़ाई के ऊपर, अपना बेस्ट दो। आपका काम है अपना 100% देना, आप अपना 100% दीजिए। मत सोचिए किसी तीसरे चीज के बारे में, कौन क्या बोल रहा है क्या हो रहा है, मेरा दोस्त पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, मेरा दोस्त फेल हो रहा पास हो रहा, दोस्त छूट रहे दोस्त बात नहीं कर रहे, जो भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन जब आप सीए बन जाओगे ना, ये सारी चीजें तो मैटर भी नहीं करती है बेटा। जब आपके साथ में रहने वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो बराबर आपका साथ देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सीए फाइनल में, मेरा ग्रुप में हम 8 लोग हैं, उसमें से 6 लोग पास हो गए थे, वो सीए बन गए थे, उनकी जॉब लग गई थी। हम 2 लोग पास नहीं हुए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सर्कल टूट गया। आज भी हमारा सर्कल वैसा ही है, उल्टा वो समय उन्होंने बहुत ज्यादा मदद किए थे मुझे, भाई तू ये भी पढ़, भाई तू ऐसा भी कर, भाई तू वैसा भी कर। आप समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है सीए जर्नी में, इट्स वेरी कॉमन टू लूज फ्रेंड्स। अपने जो पुराने दोस्त होते हैं वो छूट जाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। ये छूटेंगे तो नए आएंगे, वो भी छूटेंगे तो और नए आएंगे। आप समझ रहे बात को। तो उसके लिए आप कभी कभार डिमोटिवेट हो जाते हो, यार ये सब क्या हो रहा है, क्या झंड जिंदगी हो रही है, बहुत अच्छी जिंदगी हो रही है। आप समझो, जब भी वो डायमंड का भी, जब डायमंड जो कोर वाला होता है वो ऐसे चमकता थोड़ी है, घिसता है उसके बाद ही चमकता है ना बेटा। तो बस वैसी वाली बात है वो। तो आप अपना मेहनत करते रहिए, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं चलूंगा, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलूंगा। देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ बायर। किसके राइट्स बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, बोलो जल्दी से। बायर के राइट्स अगेंस्ट सेलर इफ सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर देखो, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर ने इसका पेमेंट भी कर दिया, लेकिन सेलर जो है वो गुड्स नहीं दे रहा, तो बायर क्या कर सकता है। अब समझे बात को, बायर क्या कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होने जा रही है। तो देखो बायर क्या कर सकता है,
बायर डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। बायर बोल सकता है कि मुझे क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए लेट पेमेंट के लिए, ठीक है। बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, मतलब कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट ऑर्डर करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि कोर्ट बोलेगा सेलर को इसको आज के आज गुड्स भिजवा, नहीं तो तेरे को बताते हैं करके, है ना। उसके बाद तीसरा, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब क्या कि यहाँ पे वारंटी अगर ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह मतलब सूट कर सकता है और उसके बाद डैमेजेस वगैरह भी मिलेंगे क्या, हाँ सर मिलेंगे। इसके अलावा वो रेप्यूडिएट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। आओ मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं सारी चीजें, देखो क्या डैमेजेस, where seller wrongfully neglects या refuses to deliver goods to buyer, buyer sue for damages on non delivery, मतलब नॉन डिलीवरी के कारण अगर मुझे कुछ नुकसान होता है, यानी कि बायर को अगर कोई नुकसान होता है तो उससे रिलेटेड डैमेजेस मांगे जाएंगे क्या, हाँ सर मांगे जाएंगे, ठीक है। सेकंड, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेयर द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील द कोर्ट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब बायर बोल सकता है कोर्ट को कि इसको बोलो स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि इसको बोलो स्पेसिफिकली मुझे गुड्स देने के लिए। तीसरा, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, मतलब क्या हुआ, सेलर के पार्ट में ब्रीच ऑफ वारंटी हो रही है, और वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी, तो buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of breach of warranty, but he may set up against the seller breach of warranty या distinction for the price, मतलब ये damages claim करेगा, देखो सेल फॉर द डैमेजेस, मतलब ये बोलेगा मेरे को डैमेजेस चाहिए और डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब थोड़ा सा प्राइस कम करके चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा सकता है। अब देखो और दो चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना और इंटरेस्ट के लिए मांगना, ये चीजें मतलब क्या, जैसे देखो सर व्हेन आइदर पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या कि ड्यू डेट से पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तो इसमें दो चीजें हो सकती है क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को आप तुरंत कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर लो, या इंतजार करो ड्यू डेट का, और अगर ड्यू डेट पे भी परफॉर्म ना हो तो मैं कहूंगा आपके साथ फिर वहां पे डैमेजेस क्लेम करो। ये कहीं तो भी पड़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इसे बोला जाता था एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है क्या आपको, एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर आपने पढ़ा था ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप कैंसिल मान के तुरंत पैसा ले लो, या क्या पढ़ा था बोलो ना, या अगर आपने नहीं मांगा तो ड्यू डेट का इंतजार करो फिर डैमेजेस क्लेम करो, लेकिन वहां पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकती है, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आएंगे, फटाफट आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे अगले क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे, सूरज सोल्ड इस कार टू सोवन फॉर 75,000 रुपए, आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सोहम पेड 25,000 एंड टुक पोजेशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे रिमेनिंग अमाउंट, मतलब क्या हुआ देखो 25,000 आफ्टर इंस्पेक्शन, सोहम ने 25,000 दे दिया और कंसेशन ले लिया एंड प्रॉमिस टू पे रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ। Later on, Sohan refused to give remaining amount on the ground that car was not in a good condition. Advise Suraj as to what are the remedies available to him. मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, मतलब अनपेड सेलर के पास बायर के अगेंस्ट कौन सी रेमेडीज होती है, तो प्राइस के लिए सूट करो, डैमेजेस के लिए सूट करो, और लगा तो इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट के लिए भी कर सकता है क्या, सेम सेम लग रहा है क्या क्वेश्चन, बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या सेम सेम यहां पे लग रहा है क्या क्वेश्चन, क्या कहना है आपका, बोलो 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 जल्दी से। हाँ यस आ जाओ, अभी फिर करते हैं प्रैक्टिस। देखो सेक्शन 55, अनपेड सेलर इज फॉलोइंग राइट टू इंस्टीट्यूट सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली, सेट सेक्शन where the contract of sale of the property is passed to the buyer and buyer wrongfully neglects or refuse to pay, seller may sue him for the price of the goods, सेम सेम और डिफरेंट, मतलब बस सूरज वूरज नाम आ गया सर। प्राइस के साथ साथ यहाँ पे और क्या मांगा जा सकता है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, यानी कि सर अपन डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट दोनों मांग सकते हैं क्या, हाँ सर दोनों मांग सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो अपने ने क्या बोला सर, रिफ्यूज होता है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी पास हुआ है कि नहीं हुआ है, अपन ये दोनों चीजें मांगी जा सकती है, ठीक है सर। उसके बाद देखो
डी सोल्ड द गुड्स टू ई ऑन 5 लाख फॉर 15 डेज, सेम है ये वाला क्वेश्चन, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अपना, ठीक है ना, डी और ई वाला ही था जो अपन ने आंसर देखे हुए हैं। ओके सर, नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए, मेसर्स प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच ही हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आफ्टर अ वीक मिस्टर जोशी प्लेज्ड विद गणेश, मिसेस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार विद गणेश, विल शी सक्सीड। ये कल का अपना क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी कि अपन ने कल जो प्रैक्टिस किए थे ये वही था सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। सेम क्वेश्चन था मेरे हिसाब से प्रीति वाला ही, जहां पे सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे प्लेज किया गया था, तो ऐसा माना जाएगा इट इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप। और अगर कोई इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप होती है तो प्रॉपर्टी पास हो जाता है क्या? हाँ सर, प्रॉपर्टी पास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए सर आओ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, ध्यान दो। चलो आओ, आओ ध्यान दो, आ जाइए। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? हाँ चलिए सर चालू करें, आओ आओ आओ, आ जाओ। चलो देखो, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? स्टेट द असेंशियल रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ अनएसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है। ये भी कल देखा था क्या, वो बेल्स वाला था क्या? बोलो जल्दी से मुझे। 100 बेल्स था जिसमें से 60 बेल्स अलग किए, उसमें ये पड़ा हुआ है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स ताकि हम परफॉर्मेंस कर सके। अप्रोप्रिएशन में सर फ्यूचर गुड्स या अनएसर्टेन्ड हो, क्वालिटी स्टेटेड हो, डिलीवरेबल स्टेट हो, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हुई हो, ठीक है ना। अब अप्रोप्रिएशन असेंट विद द हेल्प ऑफ बायर और विद द हेल्प ऑफ सेलर, सेम सेम यहाँ पे आंसर आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, राइट एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड डिस्टिंग्विश करो स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। ये भी सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब आप समझो बात को, दोबारा से बार बार क्या सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है क्या? हाँ सर, सेम पूछ रहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है आपको, ये इंस्टीट्यूट ने कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा देखो, डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर, व्हेन कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये भी वही वाला पॉइंट है, बस अलग ढंग से, क्या बोला बोलो जल्दी से मुझे, बस अलग ढंग से पूछा हुआ है। अनपेड सैलरी समझाने बोला, फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट को समझाने बोला, तो अपन जो डिफरेंस लिखते थे वो डिफरेंस लिखने के बजाय सिर्फ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यहाँ पे समझा देंगे तो अपना काम बनने वाला है क्या? हाँ सर, अपना काम यहाँ पे बन जाने वाला है, समझ गए। मतलब सर एग्जाम में इससे पहले रिपीटेटिव सेम प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। एक अनपेड सेलर और उसका डिस्टिंग्विश विथ राइट ऑफ लीन बार बार पूछा है, मतलब देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सुनो, अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर राइट ऑफ लीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, इसके साथ साथ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। फिर बायर के क्या क्या राइट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायर के राइट बार बार पूछे गए, बस यही चीजें सबसे ज्यादा बार बार पूछी गई है। इससे ज्यादा क्या अभी तक आया है क्या? नहीं सर, इससे ज्यादा अभी तक तो इन्होंने पूछा नहीं है। बार बार घुमा फिरा के वही सवाल, बार बार घुमा फिरा के वही सवाल ये लोग डाल देते हैं पेपर के अंदर, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप बात समझ रहे हैं क्या? ये देखो डी और ई वाला, ये तो इतने बार पूछा कि क्रेडिट पे गुड्स बेचे, बताओ बायर के पास क्या क्या अधिकार है करके, उसके रिगार्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा, आप समझे क्या, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें हो जाती है, ठीक है ना। चलो सर यहाँ पे आ जाएंगे, आओ अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे। 1 मिनट रुको, मैं न्यू रिकॉर्डिंग चालू करूंगा, सोगा